हेलो गाइस, दिस इज विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग नाउ द पार्टन अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है गाइस क्लास में। ये क्लास है कंप्यूटर अवेयरनेस की और यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज को मैंने नाम दिया लक्ष्य आरआरबी 2020। जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया था कि हमारे एग्जाम का डेट क्या हुआ, एक्सटेंड हो चुका है, तो हमें एक अच्छा खासा टाइम मिल चुका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम अच्छे खासे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को कॉपी कीजिए और अपने सारे स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिए। जैसे कि आपको मालूम है कि बच्चे बहुत कम है, ऐसा ना हो कि क्लास को हमें फिर बंद करना पड़े। तो गाइज अधिक से अधिक शेयर कर दिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गया तो आपकी जो कह सकते हैं कि जो उमंग था वो कम हो जाए। आपका जोश हमेशा बना रहना चाहिए, तभी हमारा भी जोश बना रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों। फिर हम मिलते हैं आगे लो सेगमेंट में। तो आज भी हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करता हूं गाइज, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। ये मेरा लिंक है, ये मेरा प्रोफाइल है विवेक पांडे। इससे मेरी सारी क्लासेस जो अनअकैडमी पे चलती है आइदर पेड या फ्री, वो सारा एक्सेस हो जाएगा। अगर फिर भी आप ढूंढने में असमर्थ हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल दिया गया, उसमें क्लिक करके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी सारी फ्री और पेड कोर्सेज देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है गाइज, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल पे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस ज्वाइन करना है तो वहां पे जाइए, बैंक वाली कैटेगरी में या किसी और भी कैटेगरी में जाइए, रेफरल कोड अप्लाई करना है PANDEY11 पांडे 11 का इस्तेमाल करके आप 10% का छूट तो पाते ही पाते हैं, साथ ही साथ आप सारे छूट के साथ सारे एजुकेटर का भी आप वहां पे मार्गदर्शन पाते हैं। पांडे 11 यूनिवर्सल कोड है, इसका उपयोग आप बैंक का सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और भी अगर एक कोर्स का सब्सक्राइब करते हैं तब भी ये एप्लीकेबल है। चलिए यहां तक हो गया। मेरी दो पेड कोर्सेज जो अभी चल रही है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपके कोर्सेज हैं दो, एक है बैंक की कैटेगरी में और एक आपका टीटी कैटेगरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एन फ्लैश मेमोरी? इनमें से कौन सा है जो एक फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों? ठीक है, अभी कुछ दिन जो क्लासेस है ऐसे ही चलेगी, फिर आपको फिर लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ वजह है, इस वजह से आप परेशान ना हो। कंटेंट एज इट इज दूंगा, बस आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूं, लेकिन कोई बात नहीं। अगले से 2 दिन की और 1 दिन की और समस्या है, फिर मैं आपको ये सारी चीजें लाइव प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज अ फ्लैश मेमोरी? इनमें से कौन सा फ्लैश मेमोरी है? तो आंसर आपका क्या है? पेन ड्राइव है आपका फ्लैश मेमोरी। याद रखिएगा, फ्लैश मेमोरी किसे कहा जाता है? तो डबल EEPROM जो है वो आपका फ्लैश मेमोरी है। ठीक है, और इसी का एग्जांपल है आपका फ्लैश मेमोरी। ठीक है, और पेन ड्राइव और SD कार्ड वगैरह सब इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, तो पहला का आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। रही बात सर फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क। अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। CD ROM क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ये मेरा ऑप्टिकल डिस्क। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है तो ऑप्शन नंबर C होगा। और रैम को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, या तो इसे हम लोग कहते हैं मेन मेमोरी। मैं जितना बता रहा हूं उसे भी राइट डाउन कर लेना यार, एक एक प्रश्न के साथ में 5-5 सवालों को क्लियर आउट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। गाइस आपको और क्या रिक्वायरमेंट है ये भी मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके हिसाब से मैं और यहां पे कंटेंट को बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटर प्रोग्राम कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम? निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक प्रोग्राम असेंबली भाषा को प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में परिवर्तित करता है? इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा? ठीक है, सही आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों? सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये आपका एक लो लेवल लैंग्वेज है और इसे जो लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं मैनेमोनिक्स कोड कहते हैं। मैनेमोनिक्स कोड कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तो कौन करता है ये काम? तो ये काम असेंबलर करता है। दूसरा पॉइंट सर, ऑब्जेक्ट क्या कोड क्या होता है? वो कोड जो कंप्यूटर समझता है, यानी कि जो हार्डवेयर आसानी से समझ सकता है उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और जो हम समझते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं। तो ये काम कौन करता है गाइस? तो ये काम आपका करता है असेंबलर इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा पॉइंट आता है सर, ये कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों ये दोनों भी ट्रांसलेटर है। ये दोनों भी ट्रांसलेटर है और इसका काम है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। और यहां पे सोर्स कोड क्या होगा? तो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा वगैरह होगा। तो ये भी दोनों हो गया। डिबगर आपका क्या है? तो सिंपल सा याद रखिएगा, जो प्रोग्राम के एरर को ठीक करता है, एरर को डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है।
ठीक है, याद रखिएगा, डिबगर एक प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग के दौरान जो एरर आती है उसे डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है। कौन? तो डिबगर। तो राइट आंसर हो गया। चलो ये सारा मैंने बता दिया और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज द सिक्योरिटी सर्विस डिजाइन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल? इनमें से कौन सा है जो एक सिक्योरिटी सर्विस है जो डिजाइन किया गया है आप मेल के लिए? सिक्योरिटी कहने का मतलब है सिक्योर है। आप देखते हो मैसेज जब भेजते हैं तो लिखा रहता है कि ये सिक्योर है या अनसिक्योरली डिलीवरेबल, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो वो सब क्या है ये आपसे पूछा गया है। इनमें से कौन सा S/MIME होगा, ठीक है, या फिर आपका PGP होगा, या फिर आपका SMTP होगा, या तो फिर आपका POP3 होगा? सवाल बहुत सटीक है और आंसर भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए, आंसर है आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूं तो सही आंसर आपका क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है। ये दोनों होगा यार, ये दोनों होगा, ठीक है, ये दोनों है, ये दोनों एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, ये दोनों एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है जब मेल वगैरह हम लोग सेंड करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक तरह से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, S/MIME, ठीक है, और PGP, ये दोनों क्या है? ये दोनों होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था कोई ऑप्शन और मिल जाता, तो ये दोनों होगा गाइस। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं इसके फुल फॉर्म भी आपको लिख देता हूँ। जैसे S का होता है सिक्योर, ठीक है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये दोनों होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन हो गया पहला काम। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन ऐड कर देता हूं क्या? चलो ऑप्शन ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो हाँ, तो इसका आंसर क्या था आपका? एक मैंने बता दिया था क्या, SIMIME और एक PGP होता है, आप कह सकते हैं प्राइवेट करके होता है, हाँ, प्रीटी गुड सर्विस होता है, प्रीटी गुड सर्विस, प्रीटी गुड सर्विस, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये दोनों एक स्टैंडर्ड है जो सिक्योर मेल ट्रांसफर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। रही बात SMTP, तो SMTP एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेल को सेंड करने के लिए, मेल को सेंड करने के लिए, और POP3 जो है वो मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना। S/MIME जो होता है सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, उसका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ताकि मेल सिक्योर हमारा जा सके। और दूसरा जो है PGP, प्रीटी गुड सर्विस, अच्छा सॉरी सर्विस नहीं होगा, प्राइवेसी होगा, PGP है ना, प्राइवेसी, प्रीटी गुड प्राइवेसी है। ये आपका दोनों स्टैंडर्ड है जो मेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये दो आंसर हो गए, बाकी दोनों रेस्ट वाले जो दो हैं वो प्रोटोकॉल है। तो ये दोनों ही आंसर हो गया, थोड़ा ऑप्शन में कंफ्यूजन था यहाँ पे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। द यूनिट ऑफ स्पीड यूज फॉर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है, उदाहरण के तौर पे जो हम लोग नाम अभी सुने हो, तिहाने, या फिर अभी लाइन पैक है जो सबसे फास्टेस्ट है विश्व का, लाइन पैक जो है वो सबसे फास्टेस्ट है विश्व का, ठीक है। तो ये सब जो सुपर कंप्यूटर है, पहला क्रे 1 था, ये सब भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसका स्पीड किस में मेजर किया जाता है? फ्लॉप्स में, हर्ट्ज में, RPM में, या ऑल ऑफ द में? सही आंसर हमारा होगा मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा आंसर आपका क्या हो गया, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है सुपर कंप्यूटर की स्पीड। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हाँ, तो फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड है जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर करता है। ये जो है ये मिनी
माइक्रो और मेन फ्रेम, ये तीनों जो कंप्यूटर है इसकी स्पीड हर्ट्ज में मेजर किए जाते हैं, और आरपीएम की जो है उसका इस्तेमाल होता है हार्ड डिस्क की स्पीड को मेजर करने में। हार्ड डिस्क की स्पीड है वो मेजर करता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट हम उसे कहते हैं, कहीं साइड में लिख लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच आर द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड बाय इंडियन बैंक टू प्रोसेस चेक? निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बैंक में चेक के प्रक्रमण के लिए किया जाता है? चेक वेरिफिकेशन के लिए इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है। आंसर क्या होगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दें। सही आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर अगर कहा जाए तो इस पे MICR। MICR है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और याद रखिएगा ये इसका फुल फॉर्म हो गया, और इसी का उपयोग किया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। ये एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है चेक वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा है सर ये BCR क्या होता है? बार कोड रीडर, कहीं साइड में लिख लो, बार कोड रीडर होता है, इसका यूज भी लिख लो साइड में, प्रोडक्ट डिटेल को वेरीफाई करने के लिए, प्रोडक्ट डिटेल को वेरीफाई करने के लिए। दूसरा क्या है? OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका उपयोग क्या है? तो OMR आंसर सीट को चेक करने में। दूसरा चौथा क्या है? QR क्विक रिस्पॉन्स, इसका उपयोग है, पेटीएम करते हो ना, QR कोड, यानी कोई स्मार्टफोन से अगर स्कैन करना है तो QR कोड का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इस डिवाइस का उपयोग क्या होता है? इस डिवाइस का उपयोग क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो मैं आपको बता देता हूं। OCR का यूज होगा, उसका यूज बड़ा सटीक है। उसका यूज क्या है मेरे प्यारे साथियों, जब समझ जाइए। OCR का उपयोग होता है डायरेक्ट टेक्स्ट इनपुट करने के लिए, साइड में लिख लो उसका, डायरेक्ट टेक्स्ट इनपुट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट इनपुट के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? Which of the following is a company that lease out space on a cluster of server to empower people to share their own content and web pages? निम्नलिखित में कौन सी एक कंपनी है, एक संस्था कह सकते हैं, जो लोगों को अपनी कंटेंट और वेब पेज की सेवा के लिए सशक्त बनाने के लिए सर्वर के एक समूह पर जगह देती है? जैसा था GoDaddy.com, अब समझ में आ गया होगा वो क्या देती है। उसे हम लोग वेब होस्ट कहते हैं, उसे हम लोग ISP कहते हैं यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या W3C कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, या ISO कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनमें से कौन सा ऐसा संस्था है जो अगर वेबसाइट अपना बना है तो मुझे सर्वर पे जगह देगा? वो काम कौन करता है? उसे कहा जाता है वेब होस्ट। क्या कहा जाता है? वेब होस्ट कहा जाता है। वेब होस्ट GoDaddy.com, ठीक है, तो उसका काम है कि हमें सर्वर पे जगह देता है, गो होस्ट हो गया। ISP नहीं होगा, इंटरनेट। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। बाकी सारे ऑप्शन भी बता दो सर। ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे होता है ना आपका एयरटेल, जैसे होता है जियो, ये आपका ISP है। W3C क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, लिख लेना, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये क्या है? तो आप नाम सुने हो ना, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसी का अंग है। चौथा है ISO इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये वही है जो OSI लेयर को डिजाइन किया था। OSI ISO लेयर सुने हो ना, तो ये इसी ने डिजाइन किया था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A, और बाकी के बारे में भी मैंने बता दिया। मामला क्लियर है? संतुष्ट हो? अब शेयर करो यार, मैक्सिमम बच्चे यहां पे जुड़े, और बेहतरीन कंटेंट दूंगा एक आंसर के साथ, बाकी सारे क्वेश्चन को भी यहां पे डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन OSI मॉडल विच वन इज नॉट मैनेज बाय डेटा लिंक लेयर? इनमें से कौन सा काम है जो OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर के द्वारा नहीं किया जाता है? OSI मॉडल में जो डेटा लिंक द्वारा प्रबंधित नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? एक्सेस कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजक्शन कंट्रोल, या फ्रेमिंग? राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, कंजक्शन कंट्रोल। कंजक्शन कंट्रोल का काम है वो डेटा लिंक लेयर नहीं करता है, ये काम करता है तुम्हारा कौन? तो ये नेटवर्क लेयर करता है।
OSI मैंने पढ़ाया है, जाके वीडियो देखिए। इसके अलावा ये काम करता है, ये भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है, सारा काम करता है। कौन नहीं करता है? तो कंजक्शन कंट्रोलर काम डेटा लिंक लेयर नहीं करता है, वो नेटवर्क लेयर का काम है। चलिए क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक क्लियर है। चलिए वेरी गुड। अब थोड़ा सा ये क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है सर? इज अ लोकल एरिया नेटवर्क इन विच ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए कॉमन सेंट्रल डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसमें सारा नोड जो है एक शाख केंद्रीय डिवाइस से जुड़ा होता है? उसे बस टोपोलॉजी कहते हैं, उसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, उसे स्टार टोपोलॉजी कहेंगे, या फिर मेश टोपोलॉजी कहेंगे, या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। गाइस आपको मैंने पढ़ाया था, जैसे यहां पे सेंट्रल डिवाइस अगर कहा जाए उसे हम लोग सेंट्रल डिवाइस कहते हैं, और सेंट्रल डिवाइस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपका स्टार टोपोलॉजी आपका सेंट्रल डिवाइस होगा। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी आपका सेंट्रल डिवाइस होगा। ठीक है, ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पे। तो गाइस थोड़ा इसके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूं। आपने सुना होगा स्टार टोपोलॉजी के बारे में, आपने सुना होगा स्टार टोपोलॉजी के बारे में। क्या होता है इसमें? एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसमें सारे नोड्स ऐसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? तो यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है। तो गाइस जब अगर सेंट्रल डिवाइस क्वेश्चन में है तो आंसर हमारा स्टार टोपोलॉजी होगा, और अगर सेंट्रल केबल अगर लिखा रहे, सेंट्रल केबल लिखा रहे, तो आंसर हमारा बस टोपोलॉजी रहेगा। यही दोनों में डिफरेंस है। नियमतः दोनों लैन पे ही काम करेगा, लेकिन डिफरेंस यही है कि अगर सेंट्रल डिवाइस पूछा जाए तो स्टार टोपोलॉजी होगा, और सेंट्रल वायर पूछा जाए तो आपका बस टोपोलॉजी होगा। ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 9, which of the following layer provide the function of encryption and decryption? निम्नलिखित में कौन सा लेयर्स है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कार्य को करता है? दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेयर, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर, या फिर सेशन लेयर, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? गाइस आप थोड़ा आज से अगर 4 से 5 दिन का वीडियो जरूर देख लेना। मैंने OSI को पूरा डिटेल में पढ़ाया है, वहां पे सारी वर्किंग भी मैंने डिस्कस करी है। तो इस क्वेश्चन पर्टिकुलर का आंसर क्या है? इनमें से कौन सा है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का वर्क को डन करता है? तो गाइज राइट आंसर है आपका प्रेजेंटेशन लेयर इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर ही है जो ये काम हमारा करता है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारा काम किसका है? चलिए, तो ये सारा काम जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर का है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर ये काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पार्ट क्या है? बाकी सबकी वर्किंग भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, एक बार जाके देख लेना। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम करता है कौन? प्रेजेंटेशन लेयर। चूंकि ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम करता है, ये कोडिंग का पार्ट है, इसीलिए प्रेजेंटेशन लेयर का एक नाम हो जाता है हमारा सिंटैक्स लेयर। इसे हम लोग सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का अभिन्न अंग है? इनमें से कौन सा है जो सीपीयू का एक इंटीग्रल पार्ट है? दैट इज कॉल्ड सीपीयू। उसे हम लोग रैम कहेंगे, या फिर उसे हम लोग आईसी कहेंगे, या फिर उसे हम लोग रजिस्टर कहेंगे। क्या होगा राइट आंसर? गाइस अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर किया और हम बढ़ते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा रजिस्टर। क्यों होगा रजिस्टर? सीपीयू नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट पूछा है ना भाई। आपको मालूम है कि सीपीयू होता है, सीपीयू के 3 पार्ट है, एक एएलयू होता है, दूसरा सीयू होता है, और तीसरा एमयू होता है। ये तीनों पार्ट जो है यहां पे डिस्कस किया, एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है, तो इसी वजह से ये नहीं होगा, बाकी सारा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या है? रजिस्टर इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि रजिस्टर इज द पार्ट ऑफ एमयू, रजिस्टर इज द पार्ट ऑफ एमयू, ये इसी का पार्ट होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। 10 नंबर सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों? Which of the following refer to the ethical computer hacker or a computer security expert? निम्नलिखित में से कौन है जो एक इथिकल कंप्यूटर हैकर या कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञ को संदर्भित करता है? राइट आंसर क्या है? उसे हम लोग व्हाइट हैट हैकर कहेंगे, स्पैमर कहेंगे, प्रोग्रामर कहेंगे, या ब्लैक हैट हैकर कहेंगे।
मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले समझिए कि इथिकल क्या होता है। एक होता है ना चोर, तो कभी कभी चोरी अच्छे कामों के लिए भी करता है, किया जाता है। आपने सुना है एक, क्या नाम था भाई उसका, अरे भाई जो दबंग मूवी में सलमान खान, हाँ रॉबिन हुड। रॉबिन हुड एक ऐसा चोर था जो अमीरों के घर से चोरी करता था और गरीबों को में बांटा करता था, तो वो अच्छा चोर था ना भाई। तो वैसे चोर को इथिकल चोर कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, वैसा जो सही कामों के लिए हैकिंग करता है उसे क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड ए व्हाइट हैट हैकर, दैट इज कॉल्ड हैकर, स्पैमर, प्रोग्रामर या ब्लैक हैट हैकर। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अच्छे कामों के लिए हैकिंग करता है उसे हम लोग कहते हैं व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ठीक है। जो बुरे कामों के लिए करेगा, जो अनइथिकल होगा, इथिकल मतलब नियमता, मतलब अच्छे कर्मों के लिए, और अनइथिकल है उसे ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। तो गाइज याद रखिएगा, जो इथिकल हैकर होता है, यानी हम भी हैकर बन सकते हैं, हो सकता है कि मैं ISI साइट को हैक कर ले, तो ये अच्छा पर्पस है ना भाई, तो उसे इथिकल हैकर कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है? वेब पेजेस आर रिटेन यूजिंग, वेब पेज जो है वो किसका इस्तेमाल करके लिखा जाता है? दैट इज कॉल्ड FTP, दैट इज कॉल्ड HTTP, दैट इज कॉल्ड HTML, URL या नन ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर? गाइस पूछा गया है रिटेन। रिटेन जो है वो मेरा HTML के माध्यम से होता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किया जाएगा। HTML इज द राइट आंसर, ठीक है। HTML हो गया राइट आंसर। तो वेब पे जो लिखा जाए किसमें, तो HTML कोडिंग में लिखा जाए। राइट आंसर आपका यही हो गया, ठीक है। FTP प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग होता है फाइल अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए। HTTP भी एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग होता है वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। URL, किसी वेब एड्रेस को URL कहा जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज यहां पे क्या है, तो HTML ही आपका यहां पे लैंग्वेज है, इसलिए वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। फाइंड द ऑड वन, इनमें से कौन सा है एक विषम है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, या तो हार्डवेयर में आ जाए, नेटवर्क में, किसी भी सेक्टर में आ जाए, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जाता है कि क्या होता है, इनमें से कौन सा विषम है। कोई भी एक ऑड वन अगर इस पेयर में लग रहा है उसे आप टिक आउट कर लो, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का अगर ऑड वन की अगर मैं बात करता हूं तो आंसर है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आपका ऑड वन है, ठीक है। बाकी सारा सेम है, क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव ही है जो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो एक वायरलेस है, जबकि कोएक्सियल है, ऑप्टिकल फाइबर और ट्विस्टेड पेयर, ये तीनों जो है, ये तीनों आपका वायर मीडियम में आता है, ठीक है, और वो आपका वायरलेस में आता है, इसलिए आंसर आपका माइक्रोवेव ही होगा, ठीक है। माइक्रोवेव, रेडियो वेव और इंफ्रारेड, ये तीन है जो आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द डिवाइस कनेक्टेड इन ए नेटवर्क? इन कोई अगर डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड है, किसी भी नेटवर्क में कोई डिवाइस कनेक्टेड है, इतने सारे डिवाइस को मैंने जोड़ दिया, कोई भी डिवाइस अगर ऐसे कनेक्टेड है तो उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? उसे हब कहा जाएगा, उसे नोड कहा जाएगा, उसे टर्मिनल कहा जाएगा, या उसे पेरिफेरल डिवाइस कहा जाएगा। गाइस अगर मैं आपको बता दूं, वैसा डिवाइस जो आपको कनेक्टेड होता है नेटवर्क में, वो आपका कंप्यूटर है, आपका राउटर है, या कुछ भी है, उसे हम लोग नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो गया? नोड। बाकी सारा ऑप्शन देख लीजिए। हब क्या है? हब आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस, तो ये भी नोड बन सकता है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस नहीं होगा, क्योंकि पेरिफेरल डिवाइस उस डिवाइस को कहा जाता है जो कंप्यूटर में अलग से हम कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रिंटर, जैसे स्कैनर, ये सब आपका पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। अब पॉइंट आता है सर ये टर्मिनल क्या होता है? तो गाइस कोई भी अगर नेटवर्क को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसका जो एंड पॉइंट होता है ना, या कनेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसे टर्मिनल कहा जाता है। जैसे अगर ये पूरा वायर यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन है, ये सारा, तो ये जो एंड पॉइंट है ना गाइस, इसे हम लोग टर्मिनल कहेंगे। तो टर्मिनल वर्ड का इस्तेमाल जो है वो बस टोपोलॉजी में कहा जाता है, क्योंकि उसमें एंड नोड होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? टर्मिनल, या सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर नोड हो गया। इसके अलावा मैंने हब के बारे में बता दिया, टर्मिनल्स के बारे में बता दिया, पेरिफेरल डिवाइस के बारे में।
अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आंसर कर देना भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। द पैरिटी बिट इज एडेड फॉर द पर्पस ऑफ, पैरिटी बिट को किस पर्पस से ऐड किया जाता है। अब पहले यह समझना होगा सर पैरिटी बिट क्या होता है। पैरिटी बिट होता है कि जब कोई भी डेटा अगर ट्रांसफर हो रहा है तो सेंडर से ट्रांसफर हुआ और रिसीवर में ट्रांसफर हुआ, तो एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड किया जाता है। अगर कोई भेजा गया है तो किसी एरर को समराइज करने के लिए एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड किया जाता है डेटा बिट में, उसे ही कहा जाता है पैरिटी बिट। तो आंसर तो मैंने बता दिया, आंसर आपका हो गया एरर डिटेक्शन। इस्तेमाल क्या है, एरर डिटेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए, तो एरर डिटेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो पैरिटी बिट का इस्तेमाल है एरर डिटेक्शन के लिए, ना तो कोडिंग के लिए, ना डेटा ट्रांसफर के लिए, ना डेटा ट्रांसफर। राइट आंसर आपका हो गया एरर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अगला कोई प्रश्न नहीं। तो ये आज के टॉप 15 क्वेश्चन हो चुके। मैं उम्मीद करूंगा कि आज आपको बेहतरीन क्वेश्चंस मिलोगे। अब 15 के साथ साथ मैंने 25 का वहां पे आपको फायदा दिया होगा। तो गाइस कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा। रोजाना 11 बजे मेरे पास जरूर आइए, ठीक है। 11 बजे मेरे पास आइएगा, जहां पे मैं आपको बेहतरीन कंटेंट यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं। जाते जाते बस इतना कहता हूं, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी को सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करो, गोल चूज करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे टिक करो, डेनोमिनेशन चूज करो 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। उसके बाद रेफरल कोड लगाओ पांडे11, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट करो, और याद रखिएगा रेफरल कोड आपको पांडे11 ही लगाना है, ठीक है। चलिए, तो गाइस वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।